देखिए आज दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 12 का धारा 164A इसको देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट धारा है, धारा पूछी जाती परीक्षा में। बलात्कार की शिकार जो महिला है उसकी चिकित्सकीय परीक्षा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट धारा है, पूछी जाती परीक्षा में। ये आपको याद करके रखना है कि 164A में किसकी परीक्षण किया जाता है, जो बलात्कार की शिकार महिला है उसके परीक्षण से संबंधित है। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें याद रखना है। पहला लिखा है कि जहां ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, उस महिला के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्तावित है, वहां ऐसे परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास ले जाया जाएगा। तो ये क्या कहता है ये धारा कहती है कि जब किसी महिला के संग या तो बलात्कार किया गया है या उसका प्रयत्न किया गया, दोनों ही मामलों में, और जब ऐसा लगता है कि उसके शरीर की परीक्षा की जाना आवश्यक है, कब? अन्वेषण के दौरान। कब किया जाना? जब अन्वेषण चल रहा है मामले का, उसके दौरान उसकी परीक्षा किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि उसकी जो परीक्षा की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी? रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी। कौन से? ऐसे सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकार। ये याद रखना है। पहले तो ये कह रहा है सरकार द्वारा स्थापित हो सकता है, फिर या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। सबसे पहले तो यहाँ होगा, है ना, यानी कुल मिला के सरकारी अस्पताल में पहले किया जाएगा। सरकार हो सकता है, स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ होता है कि जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं जैसे नगर पालिका, नगर निगम और भी जो अथॉरिटी होती है जो सरकार के द्वारा स्थापित संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा भी अस्पताल आदि खोले जाते हैं, तो उन्होंने, तो कुल मिला के सरकारी अस्पताल में सबसे पहले कराया जाएगा। अगर मान लो कि परिस्थिति ऐसी है कि कोई सरकारी चिकित्सक डॉक्टर नहीं है या अस्पताल में नहीं है, तो फिर किसी अन्य जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है या डॉक्टर हो सकता है उससे कराई जा सकती है। सबसे पहले तो इनसे कराई जाएगी। अगर ये नहीं है तब जाकर किसी अन्य प्राइवेट अस्पताल में या कई डॉक्टर जो होते हैं रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, तो वो जो रजिस्ट्रीकृत जो डॉक्टर होते हैं उनसे कराया जा सकता है। सबसे पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में कराने की कोशिश की जाएगी। अपवाद स्वरूप कभी कभी हो जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तब किसी अन्य जो है डॉक्टर के द्वारा या कह लीजिए प्राइवेट के डॉक्टर के द्वारा क्या कराया जा सकता है, उसका परीक्षण कराया जा सकता है। दूसरी चीज इसमें आपको ये याद रखना है कि कैसे कराया जाएगा? महिला की अनुमति से। ये भी याद रखना है, महिला की अनुमति से। या तो महिला अनुमति देगी या उसके द्वारा कोई, अगर महिला इस स्थिति में नहीं है कि वो अनुमति दे सके, तो उसके द्वारा उसके ओर से कोई अन्य व्यक्ति जो अनुमति देने के लिए सक्षम है उसकी अनुमति से क्या कराया जाएगा? उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, उसका चिकित्सकीय परीक्षा क्या कही है? कराई जाएगी। तो ये दो चीजें याद रखना है, एक तो सरकारी अस्पताल में कराया जाएगा अगर पॉसिबल हो तो, अगर नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में कराया जाएगा। दूसरा महिला की अनुमति से कराया जाएगा या उसकी ओर से, या उसकी ओर से मतलब है उसकी ओर से जो अनुमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति है। अगर महिला इस स्थिति में नहीं कि अनुमति दे सके, तो उसकी ओर से जो भी अनुमति दे सकता है, देने में सक्षम है, उस व्यक्ति की अनुमति से ही क्या कराया जाएगा? उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। तीसरी बात ये कहती है कि घटना होने की 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर कराया जाएगा उसका मेडिकल? 24 घंटे के भीतर मेडिकल कराने की कोशिश की जाएगी। तो 24 घंटे के भीतर क्या कराया जाएगा? उसका मेडिकल कराया जाएगा। ये दो तीन चीजें आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो 24 घंटे के भीतर कोशिश की जाएगी कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास उसको भेजा जाए ताकि उसका परीक्षण शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो कितने घंटे के भीतर भेजा जाएगा? 24 घंटे के भीतर। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, ये दूसरा कहता है रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी महिला भेजी गई है बिना विलंब के उसकी परीक्षा करेगा और परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित होगा। तो ये कह रहा है जिस भी पुलिस अधिकारी की, सॉरी, जिस भी डॉक्टर के पास उसे भेजा जाता है वो क्या करेगा? उसका परीक्षण करेगा। अविलंब मतलब तुरंत। क्या करेगा? तुरंत उसका परीक्षण
चालू कर देगा। जैसे ही महिला उसके पास लाई जाती है वो क्या कर देगा, तुरंत उसका मेडिकल परीक्षण चालू कर देगा और वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट में कुछ बातें लिखेंगे जी, तो आप जानते हैं पहले तो एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, महिला का नाम लिखा जाएगा, ये तो आप जानते हैं, नाम पता वगैरह जो भी है महिला महिला तथा उसके उस व्यक्ति का जिसके द्वारा वह लाई गई है नाम पता, तो महिला का नाम लिखा जाएगा और जो व्यक्ति उसको लेके आया उसका भी नाम लिखा जाएगा, तो नाम वगैरह इसमें लिखे जाएंगे। दूसरा क्या कहता है, महिला की आयु वगैरह अगर कुछ है तो आयु भी लिखी जाएगी। ये तो आप जानते हैं डॉक्टर जी सारी चीजें लिखते हैं, पर्चे में आयु भी लिखते हैं। उसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग में महिला के शरीर का कौन सा हिस्सा लिया गया उसके बारे में लिखेगा। डीएनए डीएनए की जो जांच होती है, तो डीएनए की जांच में महिला के शरीर से कौन सी वस्तु ली गई है उसके बारे में भी लिखेगा। ठीक है, चौथा क्या करेगा वो, चौथा अगर के महिला के चोट वगैरह आदि के निशान है, चोट आदि के निशान है तो उनके बारे में भी विवरण देगा। अगला कहता है महिला की सामान्य मानसिक दशा के बारे में भी लिखेगा। मानसिक दशा, मानसिक दशा की इसकी मानसिक दशा कैसी है उसके बारे में भी लिखेगा। छठवा देखिए क्या कहता है इसका, युक्तियुक्त विवरण के अन्य तात्विक उल्लेख, और अन्य कोई उल्लेख जो है युक्तियुक्त उसको आवश्यक लगते हैं तो अन्य उल्लेख भी इसमें किए जाएंगे। एक मिनट लाइट की व्यवस्था करना पड़ेगी। देखिए तो इसके बाद दूसरा क्लॉज देखिए, इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है, दूसरा तो हो गया था, तीसरा क्लॉज नहीं दूसरा ही है, दूसरा है पहला दूसरा तीसरा क्लॉज। तीसरा क्लॉज देखिए इसका दूसरा, तीसरा क्लॉज देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है रिपोर्ट में उन कारणों का यथावत उल्लेख होगा जिनके आधार पर प्रत्येक निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो ये निष्कर्ष का उल्लेख, उन कारणों का ये लिखा है ना, रिपोर्ट में उन कारणों का यथावत उल्लेख होगा, तो कारणों का निष्कर्ष होगा कुल मिला के, कारणों का निष्कर्ष। ये तो आप जानते हैं डॉक्टर जब भी कोई लिखता है तो कारण लिखेगा, उन कारणों का फिर निष्कर्ष भी लिखा जाएगा कि किन आधार पर वो अपनी जो भी राय बनाता है, तो क्या आधार है उसकी राय बनाने के, वो सारे आधार वगैरह को लिखा जाएगा। चौथा कहता है रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से रिकॉर्ड होगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला की सहमति, उसके लिए सहमति देने वाले समर्थ व्यक्ति की सहमति ले ली गई है। तो रिपोर्ट में ये भी लिखा जाएगा कि भाई सहमति ले ली गई, जरूरी है सहमति इसमें, बगैर सहमति के नहीं होता मेडिकल। अगर बलात्कार वाले में अगर महिला सहमत नहीं है या जिसकी तरफ से जो उसकी तरफ से सहमति देता है वो सहमत नहीं है, तो फिर उसका परीक्षण नहीं कराया जाएगा। इसमें जबरन परीक्षण नहीं होता। अपराधी वाले जब अपन पढ़ते हैं अपराधी का तो जबरन परीक्षण हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें सहमति लिखना जरूरी है। उसमें रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि महिला की सहमति या उसकी तरफ से जो भी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति है उसने सहमति दे दी है, उसके आधार पर उसका क्या किया जा रहा है, मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। पांचवा कहता है परीक्षा के प्रारंभ होने का समापन वास्तविक कुल मिला के समय, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ और कब खत्म हुआ, तो ये समय के बारे में भी उसमें लिखा जाएगा कि कब परीक्षण प्रारंभ किया गया, उसके बाद कितना टाइम लगा और उसके बाद कब परीक्षण समाप्त हुआ, तो उसमें समय भी लिखा जाएगा। छठवा देखिए क्या कहता है, छठवा कहता है रजिस्ट्री की चिकित्सा वेबसाइट बिना विलंब किए रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को प्रेषित करेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड काम में निर्दिष्ट दस्तावेजों के रूप में भेजेगा। तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि जो डॉक्टर है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, अन्वेषण अधिकारी। रिपोर्ट किसको सौंपेगा डॉक्टर, इतना याद रखना है, अन्वेषण अधिकारी, पीड़िता को नहीं सौंपेगा। किसको सौंपी जाएगी, अन्वेषण अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। और अन्वेषण अधिकारी क्या करेगा, ये तो आप जानते ही, अन्वेषण अधिकारी जो रिपोर्ट है अपनी रिपोर्ट लगाकर मामले के अन्वेषण के साथ ये अन्वेषण की जो रिपोर्ट है उसके साथ ये वाली रिपोर्ट लगाकर, मेडिकल की रिपोर्ट लगाकर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। ये तो आप जानते ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बस इतना है कि डॉक्टर जो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, पीड़िता को सौंपेगा कि उसके घर वालों को सौंपेगा कि अन्वेषण अधिकारी को सौंपेगा, तो अन्वेषण अधिकारी को सौंपेगा। डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाएगा किसको सौंपेगा, अन्वेषण अधिकारी को, ये इंपॉर्टेंट है। सातवां देखिए क्या कहता है, इस धारा में ऐसा कुछ भी विधि सम्मत नहीं समझा जाएगा जिसमें कोई परीक्षा महिला की सहमति के बिना या उसकी लिए सहमति देने के अधिकारी द्वारा अधिकारी व्यक्ति की सहमति के बिना की गई है। ये याद रखिएगा आप, ये इसमें पहले मैंने कहा ना सहमति आवश्यक है, तो ये कह रहा है कि भैया बगैर सहमति के अगर की जाती है ऐसी रिपोर्ट तो वो विधि सम्मत नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी, विधि सम्मत। अगर अधिक उसकी अनुमति के बगैर, तो यहाँ अनुमति आवश्यक है, इसीलिए कह रहे हैं, याद रखना है आपको
कि इस रिपोर्ट में अनुमति महिला की आवश्यक है, बगैर अनुमति के अगर की जाता है तो मेडिकल जो रिपोर्ट है वो सही नहीं मानी जाएगी। अब आप कहोगे इसमें अनुमति इसीलिए जरूरी है कि जिसके संग बलात्कार किया गया है अगर वही अपना परीक्षण नहीं कराना, इससे क्या पता पड़ता है, डीएनए से पता पड़ेगा कि बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई महिला अपना परीक्षण नहीं करा रही है तो स्वाभाविक सी बात है उसका मामला काय में आ जाएगा, शंका में आ जाएगा, है ना। अगर कोई महिला अगर अपना परीक्षण नहीं कराती तो सीधी सी बात है इसका लाभ किसको मिलेगा, फिर इसका लाभ तो अभियुक्त को ही मिलेगा। तो इसीलिए अगर किसी के संग हुआ होगा तो वो अपना परीक्षण कराएगी, अगर नहीं हुआ है, झूठी कोई ने लिखाई है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कतराएगी, वो नहीं कराएगी, और नहीं कराएगी तो उसका लाभ किसको मिल जाएगा, अभियुक्त को मिल जाएगा, है ना। इसीलिए तो यहाँ इसीलिए कहते हैं कि भैया जब आपको बचाव करना है अपना, और अगर घटना हुई है तो फिर आप कराओगे, और नहीं हुई है तो फिर आदमी नहीं कराएगा। इसीलिए सहमति की बात हो रही है कि अगर आपने मामला बनवाया है किसी के खिलाफ हो तो आपको अगर घटना सत्य है तो आप पक्के में कराओगे। इसीलिए इसमें लिखा है सहमति आवश्यक है, जबरन नहीं किया जाएगा, है ना। सरकार की या पुलिस की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं कि वो जबरन किसी को दोषी सिद्ध करे, जब आप ही नहीं कराना चाहते तो वो क्या करे, है ना। तो इसीलिए सहमति जरूरी है इसमें। उसके अलावा वो डॉक्टर का अर्थ लिखा है कि रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसाय का अर्थ क्या है, रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसाय की वही अर्थ है जैसे धारा 53 में है, तो ये छोड़िए, इसमें कुछ अर्थ नहीं है। अब देखिए 165 सेक्शन 165 क्या कहता है, 165 कहता है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, किसके द्वारा तलाशी, पुलिस अधिकारी द्वारा। पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। देखिए इसमें पहला क्लोज देखिए, ये कहता है कि जब कभी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि जब कभी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की जिसका वह वारसाधक है या जिससे वह संलग्न है सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है, और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा भी प्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लिखित करने और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेखे में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी लिखवा सकता है। ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जब कभी किसी पुलिस थाने के जो भारसाधक अधिकारी है उसको अन्वेषण के दौरान क्या लगता है, अन्वेषण, जब वो अन्वेषण कर रहा है उसको लगता है कोई कोई ऐसी वस्तु वगैरह है, ऐसी कोई चीज वगैरह है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, और उसको ये लगता है कि भाई वो बगैर तलाशी के उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, या बगैर तलाशी के उसको नहीं पाया जा सकता, या तलाशी नहीं लेंगे जब तक तो वो चीज वहां से हट जाएगी, ऐसा उसे अगर लगता है तो वो क्या कर सकता है, या तो अपने, दोनों ही बातें हैं, अपने थाने की सीमा के अंदर जहां वो पदस्थ है अपने थाने की सीमा के अंदर, या जो निकटतम थाना उसकी सीमा के जहाँ जो लगा हुआ है, दोनों बातें हैं इसमें। संलग्न जिसमें वह संलग्न है, अपने जिस थाने में वो संलग्न है या उसके निकटतम सीमाओं के अंदर, कोई दो हो सकता है, जो कोई एरिया है जहाँ पे वो पदस्थ है कोई थाने की सीमा के अंदर है और उससे लगा हुआ कोई थाना है तो उसमें भी वो कर सकता है अन्वेषण। तो दोनों की बात कह रहा है, तो उसको अविलंब लगता है तो ये क्या करेगा जी, सबसे पहले क्या करेगा, कारण लिखबद्ध करेगा कि क्यों वो अन्वेषण चाहता है, कारण उसमें क्या करेगा, लिखबद्ध करेगा, जो वस्तु वगैरह है उसके बारे में भी उसमें लिखेगा। उसमें लिखने के बाद क्या करेगा, उस स्थान आदि की तलाशी या तो स्वयं ले सकता है या लिखवा सकता है, तो या तो स्वयं लेगा, ये तो आप जानते हैं, या लिवा सकता है, किसी अधीन अनस्त हो सकता है अधिकारी वगैरह उससे लिवा सकता है, या लिवा सकता है, तलाशी खुद ले सकता है या लिवा सकता है, दोनों, या तो स्वयं ले सकता है या दूसरे कोई अधीनस्थ जो अधिकारी है उससे लिवा सकता है। कब लिवा सकता है, जब उसे लगता है कि तलाशी आवश्यक है, बस इतना, इसमें कोई खास नहीं है, तो बस इतना ही याद रखें, जब उसे आवश्यक लगता है कि तलाशी ली जानी चाहिए, मामला ऐसा है कि तलाशी के बगैर काम नहीं चलेगा, तो फिर वो उस स्थान की तलाशी ले सकता है जहां पर वो पदस्थ है या उसके निकट है, कोई दूसरा थाना जो उसके निकट है तो उसके एरिया में भी तलाशी ले सकता है, उससे लगा हुआ होना चाहिए, हाँ।
या तो स्वयं ले सकता है या अपने अधीनस्थ को प्राधिकृत कर सकता है। उसमें कारण वगैरह लिखना पड़ेंगे उसे, लेखबद्ध कारण की तो आप जानते हैं, कारण लेखबद्ध करेगा, किस वस्तु की तलाशी लेना, वो भी सारी चीजें उसमें डिटेल में उसे लिखना पड़ेंगी। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला अधिकारी, पुलिस अधिकारी यदि साध हो तो स्वयं तलाशी लेगा। ये कह रहा है कि भैया अगर स्वयं, ये कह रहा है कि अगर साध हो, मतलब हो सकता है, अगर साध है तो वो क्या करेगा, स्वयं ही तलाशी लेगा, कोशिश करेगा कि वो स्वयं ही तलाशी ले। अगर किसी परिस्थिति में नहीं ले पाता तो फिर उसका अधीनस्थ लेगा। सबसे पहले तो कोशिश करेगा कि वो जो अधिकारी है, जो अन्वेषण कर रहा है, अन्वेषण करने वाला ही अधिकारी क्या करे, उस मामले में तलाशी करे। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि नहीं ले पाता है तो फिर उसका अधीनस्थ भी कर सकता है। तीसरा कहता है यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है। दो चीजें कह रहा है, या तो वो स्वयं स्वयं भी नहीं है तलाशी, कई बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो स्वयं तलाशी नहीं ले पा, और दूसरी परिस्थिति कह रहा है कि तलाशी लेने के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं है सक्षम, तलाशी के लिए कोई सक्षम व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है। दोनों चीजें हैं, स्वयं भी तलाशी लेने के लिए अभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कहीं हो या नहीं हो, या किसी दूसरे मामले में कर रहा हो, या अदालत में तारीख लगी हो, ऐसा बहुत सी चीजें हैं। तो इस तरीके से वो खुद नहीं ले पा रहा है तलाशी, या दूसरा जो अधिकारी है तलाशी लेने के लिए सक्षम वो भी उपस्थित नहीं है ना, दोनों कंडीशन है। तो इनमें से फिर क्या करेगा, फिर वो अपने अधीनस्थ को मामला सौंप सकता है। इसमें लिखा है उपस्थित नहीं है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लिखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले, और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान की जिसकी तलाशी ली जानी है और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है विनिर्दिष्ट किया जाएगा। और जब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा, तो फिर क्या करेगा, जब दोनों ही स्थितियां हैं, स्वयं भी नहीं ले पा रहा, उसका कोई तलाशी लेने के लिए कोई सक्षम अधिकारी वो भी नहीं उपलब्ध है, तो क्या करेगा, अपने अधीनस्थ किसको देगा, अपने अधीनस्थ को मामला सौंपेगा। तो अधीनस्थ को मामला कैसे सौंपेगा, लिखित में सौंपेगा, ये भी याद रखेंगे, लिखित में सौंपेगा। लिखित में क्या लिखेगा, उस स्थान के बारे में जहां अन्वेषण करना है, अगर कोई वस्तु वगैरह है तो उसके बारे में। वो कारणों को लिखेगा कि क्यों सौंप रहा है, कारण भी लिखना पड़ेंगे। कारण ये लिखा जाएगा कि ये खुद क्यों नहीं ले पा रहा है, ये का जो भी वजह होगी वो वजह लिखेगा। दूसरी, अगर कोई अनुपस्थित है, तलाशी लेने में सक्षम कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसके बारे में भी कारण लिखेगा कि फलाने जो थे वो भी उपस्थित नहीं है। तो वो जो भी कारण हो वो कारणों को लेखबद्ध करके इसे एक लिखित आदेश देगा। लिखित आदेश में क्या करेगा, लिखित आदेश में वो अन्वेषण की जो वस्तु वगैरह है या अन्वेषण का स्थान है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी, तो कुल मिला के लिखित प्राधिकार देगा इनको, लिखित में इनको प्राधिकार देगा, तब जो अधीनस्थ है उसका क्या कर सकता है, उस स्थान की तलाशी आदि ले सकता है। चौथा कहता है तलाशी वारंट के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशी के बारे में धारा 100 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन दी जाने वाली तलाशी को जहां तक हो लागू होंगे। तो ये तो जानते ही आप, ये कह रहा है धारा 100 के उपबंध यहाँ भी लागू होंगे, तलाशी के उपबंध जहां भी होंगे 100 के उपबंध, धारा 100 के जो उपबंध अपन पढ़ चुके हैं तलाशी वाले, वो यहाँ भी लागू होंगे। वो 100 के उपबंध क्या, 100 में वही उपबंध है, बंद कर खुलवाना, तोड़ देना दरवाजा, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें यहाँ भी लागू होती हैं तलाशी में। पांचवा देखिए क्या कहता है, पांचवा कहता है उपधारा 1 उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है, और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि जब अन्वेषण हो गया तो क्या करेंगे, कि मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। कौन सा मजिस्ट्रेट, जो मामले का अन्वेषण करने के लिए सक्षम है, जो भी तलाशी वगैरह जो भी जब्ती वगैरह होगी उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास। सक्षम अधिकारिता का अर्थ क्या है, सक्षम अधिकारिता का अर्थ है जो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए सक्षम हो, उस मामले में संज्ञान लेने के लिए जो कौन सा मजिस्ट्रेट, सक्षम अधिकारिता का अर्थ क्या है, संज्ञान लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो ऐसे मजिस्ट्रेट के पास क्या कर दिया जाएगा, जो भी वस्तु मिली है, कोई चीज मिली है, वो सबको उस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि अगर जो वस्तु जिस इस व्यक्ति के स्थान या घर में तलाशी ली गई थी, अधिभोगी व्यक्ति कह लीजिए, या जो अधिभोगी व्यक्ति है, स्वामी व्यक्ति कह लीजिए जिसके घर में, या स्वामी कह लीजिए जो स्वामी, जहां भी जिसके व्यक्ति के घर में भी तलाशी ली गई है, अगर वो आवेदन करता है, क्या करता है, आवेदन कौन से करेगा, न्यायालय से, तो जो भी जब्ती वगैरह है उसकी क्या कहते हैं, प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा उसको निःशुल्क दे दी जाएगी।
किससे करेगा ये आवेदन? ये मजिस्ट्रेट से करेगा, है ना, जो मजिस्ट्रेट है इनसे करेगा। और मजिस्ट्रेट अगर ये आवेदन करता है तो इसको एक निःशुल्क उसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी? मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो मजिस्ट्रेट से आवेदन करेगा और मजिस्ट्रेट उसको एक निःशुल्क प्रति उपलब्ध करा देगा। इसमें इतना ही था, ठीक है। तो ये सिंपल सी है, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की जहां भी आएंगी तो एक बार तलाशी पढ़ लो तो वो सेम ही रहती है तलाशी, कोई अलग नहीं आता उसमें, वो छोटी मोटी 2-3 चीजें आ जाती है। सेक्शन याद रखना 165 में है ये। अब देखिए 166 है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है? सेक्शन 166 कहता है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। तलाशी वारंट जारी करने की कह रहा है, तलाशी वारंट ही है, तलाशी तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। कुल मिला के तलाशी वारंट मांग सकता है जो भी अधिकारी देने के लिए सक्षम है उनसे। किसी मामले में लगता है कि वारंट चाहिए तो उसके बारे में कह रहा है। ये कह रहा है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न पंथी का पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले की तलाशी लेवाने की अपेक्षा कर सकता है जिससे पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी लेवा सकता है। अब ये क्या कह रहा है? ये कौन कौन सा अधिकारी है? इसमें लिखा है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न पंथी का पुलिस अधिकारी। कौन सा है? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, थाने का भारसाधक, या तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी हो सकता है या उपनिरीक्षक, ये रैंक याद रखना है आपको, उपनिरीक्षक उपनिरीक्षक से अनिम्न, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए, अनिम्न, अनिम्न रैंक का कोई पुलिस अधिकारी। तो ये दो याद रखने हैं आपको, या तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी हो सकता है या उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है जो क्या कर रहा है? मामले का अन्वेषण कर रहा है। और क्या कर रहा है? अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण कर रहा है। क्या कर सकता है? किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे उस जिले में हो या दूसरे जिले में, किसी स्थान में ऐसे मामले की तलाशी लेवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर तलाशी लेवा सकता है। अब ये कह रहा है दूसरे थाने की बात कह रहा है, ये अधिकारी इस थाने का है, मान लीजिए ये ए नाम का पुलिस थाने का अधिकारी है, या ये दूसरा थाना है। हो सकता है एक ही स्टेट में हो, जरूरी नहीं कि दो, एक पहले तो कह रहा है एक ही स्टेट में भी हो सकते हैं, एक जिले में भी हो सकते हैं, या अदर स्टेट अदर उसमें भी जिले में भी हो सकते हैं। तो ये बी वाला पुलिस थाना है, ये अलग अलग थाने होते हैं ना, एक जिले में कई थाने होते हैं, एक तहसील में भी कई थाने होते हैं। तो ये ए थाना है, ये बी थाना है। अब ए थाने का जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ये कह रहा है कि इससे वो अन्वेषण कराना चाहता है। तो ये कह रहा है कि भैया इससे अन्वेषण करा सकता है, इसको कह सकता है कि भैया उसमें अन्वेषण करे, जिसमें वो अन्वेषण खुद करने के लिए सक्षम है। कौन से? अपने थाने की सीमाओं के अंदर वो अन्वेषण करने के लिए सक्षम है। अब दूसरे थाने की सीमा में अगर अन्वेषण करना है तो कुल मिला के वो खुद ना अन्वेषण करके किससे करवा सकता है? जो बी वाला जो पुलिस थाना, जो वहां का इंचार्ज होगा थाने का, या उपनिरीक्षक से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी होगा, उससे वो क्या कर सकता है? उस थाने में जो उसकी अधिकारता है, उसकी अधिकारता में वो उससे अपेक्षा कर सकता है कि वो अपने थाने की अधिकार सीमा में क्या करे? उस मामले का क्या करे? अन्वेषण, वो क्या करते, तलाशी वगैरह ले, या तलाशी लेवा सके, तो उससे तलाशी लेने की वो अपेक्षा कर सकता है। तो खुद ना लेके क्या करेगा? इससे लेवा सकता है। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि भैया इनसे, इनका थाना है तो खुद उसमें अतिक्रमण नहीं करेंगे, इनसे ही कहेंगे कि आपके थाने में जिन मामलों में अन्वेषण कर सकता है, इनसे कहेंगे कि आप इस मामले में क्या करें? अपनी थाने की अधिकार क्षेत्रता में क्या करें? अन्वेषण करें। अब देखिए दूसरा, अगर उसके थाने की, दूसरा कहता है ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा 165 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उस अधिकारी के पास भिजवा देगा जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है।
तो अब ये कह रहा है कि भैया जो पुलिस अधिकारी बी वाले थे इनने तलाशी ले ली, तो अब जी क्या करेंगे, धारा 165 के अधीन ये कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे, जो भी चीज पाई जाती है, अब इनके मतलब की तो है नहीं, इन्होंने आदेश दिया था इस वजह से इन्होंने किया था, तो ये क्या करेंगे, जो भी चीज पाई जाएगी, ये ए ने बोला है तो ए के पास ही क्या करेंगे, उस चीज वगैरह है, जो भी चीज है, दस्तावेज है, जो भी है, वस्तु हो सकती, कुछ भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति को किसके पास पहुंचा देंगे, जिसने इनको आदेश दिया था अन्वेषण करने का, उस पुलिस थाने के अधिकारी को क्या करेंगे जी, वस्तु आदि को जो भी जब्ती वगैरह में आएगी उसको पास पहुंचा दिया जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहता है, जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे थाने के भारसाधक अधिकारी की उपधारा 1 के अधीन तलाशी लेवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा, उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यह विधि पूर्वक होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 165 के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी ले लेवाए मानो ऐसे स्थान में अपने थाने की सीमाओं के अंदर लेता है। क्या कह रहा है, ये तो पहले तो ये कह रहा है कि भैया इनसे रिक्वेस्ट कर ली जाएगी, इनको आदेश दे दिया जाएगा कि आप कराएं, आपके थाना है तो आप ही कराओगे, है ना। अब ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि भैया ये क्या करेगा, बी वाला जो भी इसने अन्वेषण किया वो इनको जो भी जब्ती वगैरह होगी वो उनके पास भेज देगा। तीसरा कह रहा है कि अर्जेंट टाइप का मामला है, उसको ऐसा लगता है कि भैया जब तक हम इनको आदेश करेंगे, इनको सूचना भेजेंगे, तब तक तो साक्ष्य वगैरह क्या कर दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा या छिपा दिया जाएगा, है ना, नष्ट कर दिया जाएगा या छिपा दिया जाएगा, दोनों चीजें हो सकती हैं, छिपा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, उसे ऐसा लगता है अर्जेंट टाइप का मैटर है। तो ये क्या कर सकता है, उस इसके थाने में, ये ए वाला जो है इसके थाने में खुद ही क्या कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है, वो क्या कर सकता है, तलाशी। उसके मामले में ए वाला है, बी की अधिकार क्षेत्रता में क्या कर सकता है, खुद ही तलाशी ले सकता है, तलाशी तलाशी ले सकता है, ठीक है, खुद कौन की अधिकार क्षेत्रता में, दूसरा जो पुलिस अधिकारी अन्य अधिकारता में, अन्य थाने में, ये क्या कर सकता है, खुद ही तलाशी ले सकता है जब उसको ऐसा लगता है कि अर्जेंट टाइप का मामला है, और जब तक हम इनको कहेंगे तब तक तो भैया या हो सकता है अपराधी हो तो अपराधी भाग जाएगा, या कोई वस्तु है तो उसको छिपा लिया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा, तो जा करके क्या करेगा, ये खुद ही तलाशी या तो ले सकता है खुद, या वहां पे अपने भी जो भी अधीनस्थ है उससे लेवा सकता है, ये अर्जेंट मामले में है। ठीक है, पहले तो कोशिश की जाएगी, नॉर्मली तो इनसे ही अपेक्षा की जाएगी कि इनका थाना है तो ये तलाशी लेवाएं। दूसरी बात कह रहा है कि अगर खुद ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर खुद भी जाके ये दूसरे के थाने में भी जाके क्या कर सकता है, तलाशी ले सकता है। चौथा कहता है, जो कोई उपधारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के अंदर ऐसा स्थान है, तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा, और ऐसी सूचना के साथ धारा 100 के अधीन तैयार की गई सूची की यदि कोई हो प्रतिलिपि भी भेजेगा, और उस अपराध का संज्ञान करे करने क्या लिखा है, करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 165 की उपधारा 1 और 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतियां भी भेजेगा। अब ये कह रहा है भैया इन्हें तत्काल तलाशी तो ले ली, अब क्या करेंगे जी भाई, अब ये कह रहा है कि भाई इन्हें तत्काल दूसरे की अधिकार क्षेत्रता में, चलो इन्होंने ऐसा कोई अर्जेंट मामला था इन्होंने दूसरे थाने में जाके तलाशी खुद ही ले ली, लेकिन उसके बाद ये क्या करेंगे, उसकी सूचना देंगे, कैसे, धारा 100 में जो लिस्ट बनाई जाती है ना, धारा 100 की बात कह रहा है, धारा 100 के अधीन जो भी जब्ती की लिस्ट बनती है तो उसकी एक प्रति किसे भेजेंगे, ये बी के थाने में लिया था ना, तो ये जो बी का पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है उसको एक लिस्ट वगैरह भेजी जाएगी। इसके अलावा जो मामले का भारसाधक मामले का संज्ञान लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट सक्षम है उसको भी एक प्रति भेजी जाएगी। तो ये कह रहा है सूचना भेजी जाएगी, किसको, तत्काल इनको भेजी जाएगी, जैसी अन्वेषण जैसे इन्होंने क्या किया, तलाशी पूरी कर ली है, तलाशी के बाद ये क्या करेंगे, तत्काल उसकी सूचना किसको भेजेंगे, जिसके थाने में इन्होंने जाकर के क्या किया, कुल मिला के अतिक्रमण किया, उसके थाने में इन्होंने तलाशी ली है, तो उस थाने के जो भारसाधक अधिकारी है उसको क्या करेंगे, ये सूचना देंगे, जो भी जब्ती वगैरह इन्होंने की है उसकी भी रिपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट सक्षम है संज्ञान लेने के लिए उसको भी एक रिपोर्ट बना करके भेजी जाएगी। ये तो आप जानती हैं मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, क्योंकि इनकी अधिकार क्षेत्रता में तलाशी ली है, इसीलिए इनको भी एक रिपोर्ट बना करके ये भेजेंगे जब्ती वगैरह के बारे में। पांचवा क्या कहता है, देखिए, जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को आवेदन करने पर उस अभिलेख की जो मजिस्ट्रेट को उपधारा 4 के अधीन भेजा जाए प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी। तो जी कह रहा है उस स्थान की तलाशी लेगी स्वामी या अधिभोगी, ये तो आप जानते हैं जो भी उसका स्वामी हो सकता है या अधिभोगी हो सकता है कोई व्यक्ति,
तो उसको भी एक प्रतिलिपि स्वामी या अधिभोगी दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या तो स्वामी होगा या उसका अधिभोगी होगा जो वहां रह रहा होगा। तो इनको क्या करा जाएगा, इनको भी एक प्रति निःशुल्क भेजी दे दी जाएगी। जो भी जब्ती होती है ना, जब्ती में क्या क्या चीजें पाई गई जिस के अधीन बनाई जाती है, तो एक इनको एक प्रति निःशुल्क इनको भी दे दी जाएगी। जिसके घर में तलाशी हो, जिसके स्थान में तलाशी हो, उस व्यक्ति को भी दे दी जाएगी। अब देखिए 166 ए है और 166 बी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए सेक्शन 166 ए ये कहता है भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध पत्र। ये कह रहा है भारत के बाहर, भारत के बाहर क्या है, तलाशी पढ़ रहे हैं अपन, तलाशी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जी तो आप जानते हैं अनुरोध पत्र ही भेजना पड़ेगा, तो अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। कैसे भेजेंगे वो इसमें लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लें इसे। और 166 भी इसका उल्टा है, ये तो भारत के बाहर हम लोग करवा रहे हैं, इंडिया वाले करवा रहे हैं। और 166 बी में क्या है, कोई दूसरा देश अपन से करवाता है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। देखिए ये क्या कहता है, पहला, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है, तो कोई दांडिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजकर उस देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो अनुरोध पत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे जिसके बारे में अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके कथन को अभिलिखित करे, और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले से संबंधित ऐसी दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्जे में है, और इस प्रकार लिए गए संग्रहित सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां इस प्रकार संग्रहित चीज को ऐसे पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेषित करे। अब ये क्या कह रहा है भैया, जब कोई अन्वेषण अधिकारी, क्या कहता है, अन्वेषण अधिकारी होता है या उसके वरिष्ठ कोई अधिकारी को लगता है कि भाई भारत के बाहर कोई क्या किया जाना चाहिए, तलाशी होनी चाहिए, तलाशी हो सकती है, उसको लगता है कोई ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है, कोई व्यक्ति है जिसकी तलाशी ली जा सकती है, कौन, वो जो भारत के बाहर है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, न्यायालय से अनुरोध, ये लोग तो न्यायालय से कहेंगे, फिर न्यायालय कौन भेजेगा, सक्षम न्यायालय, सक्षम न्यायालय, भारत का जो भी विचारण वाला न्यायालय है, तो इसमें सक्षम न्यायालय की जगह क्या करेंगे, दांडिक न्यायालय। कोई साक्ष्य उपलब्ध है, भारत के बाहर देश साक्ष्य है, तो कोई दांडिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजकर, दांडिक न्यायालय, दांडिक न्यायालय लिखा है, दांडिक न्यायालय ये क्या करेगा, अनुरोध पत्र भेजेगा। ये तो आप जानते ही हैं क्या भेजा जाएगा, अनुपस्थित, इतना याद रखना है आपको, अनुरोध पत्र। अनुरोध पत्र कहाँ भेजेगा, अनुरोध पत्र वहां भेजेगा उस न्यायालय को जो भी अनुरोध पत्र को स्वीकार करने के लिए सक्षम हो, उस न्यायालय को भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारी वाले न्यायालय से अपेक्षा करेंगे कि साहब फलाने देश में है कोई व्यक्ति, उसकी क्या कराई जाए, तलाशी कराई जाए, या कोई वस्तु उसकी तलाशी कराई जाए, न्यायालय से अनुरोध करेंगे ये लोग, और न्यायालय उस देश के जो भी न्यायालय है इस अनुरोध पत्र को स्वीकार करने के लिए उस देश के न्यायालय से क्या करेगा, एक अनुरोध पत्र लिख करके भेजेगा। उसमें सारी डिटेल वगैरह लिख दी जाएंगी कि किस स्थान की किसी व्यक्ति की तो की परीक्षा की जानी है, तलाशी की जानी है। तो ये उस न्यायालय से अपेक्षा करेगा कि जो भी व्यक्ति संबंधित मामला है, संबंधित मामले से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसकी तलाशी या मौखिक परीक्षा की जाए, और जो भी वस्तु उसके कब्जे में उसकी तलाशी वगैरह लिवाई जाए। उसके बाद क्या करा जाए, जो भी न्यायालय, जो हमारा न्यायालय जो भेज रहा है उसको क्या कर दी जाए, वो सारी चीजें भेज दी जाए। अगर कोई वस्तु वगैरह उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है तलाशी में, तो वहां का जो न्यायालय है, जो संधि वगैरह होती है, कुल मिला के संधि होती, तब वहां के न्यायालय कराते हैं इस तरीके का। आपने अनुरोध करा, अगर संधि है हमारे देश में तभी कराते हैं, तो संधि वगैरह है, अगर कोई चीज जब्त वगैरह होती है तो जो भी जब्त हो जाता है फिर वो इंडिया में क्या कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। तो उसी के लिए कह रहा है अनुरोध होगा। दूसरा कह रहा है अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारित किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट करें। चूंकि संधि का मामला है इसलिए जो भी नियम केंद्र बनाएगा उसके अनुसार ही क्या भेजे जाएंगे, अनुरोध पत्र भेजे जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं। तीसरा क्या कहता है, इसमें कुछ नहीं याद नहीं रखना, इसमें केवल याद रखना कि अनुरोध पत्र करा जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, जो दांडिक न्यायालय है उसके द्वारा भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारी डायरेक्ट नहीं भेजेगा, पुलिस अधिकारी तो न्यायालय से कहेगा, न्यायालय के माध्यम से भेजा जाएगा अनुरोध पत्र। और न्यायालय भी कैसे भेजेगा, जैसा केंद्र सरकार ने बता रखा है उस तरीके से भेजेगा।
तीसरा कहता है उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या चीज इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य माना जाएगा। ये साक्ष्य माना जाएगा, ये कह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी तो कोई कथन ही कथन है, तो कोई न्यायालय वहां का जो विदेश का न्यायालय उसने कथन करा लिए कोई, अब कथन करा लिए, कथन करा के वो न्यायालय क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट वगैरह इनको भेज देगा कहाँ, भारत के न्यायालय में। तो वो डॉक्यूमेंट को भी क्या माना जाएगा, अन्वेषण के दौरान प्राप्त किया गया साक्ष्य माना जाएगा। कुल मिला के उसका भी इस्तेमाल काय में किया जाएगा, साक्ष्य में किया जाएगा। या मान लो कोई वस्तु प्राप्त होती है, उन्होंने वस्तु तो इंडिया नहीं भेजी लेकिन ये बता दिया, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके भेज दिया कि ये फलानी फलानी चीजें इनसे प्राप्त हुई और ये जो अनुरोध जिस न्यायालय से आप कर रहे हैं उसने उसको जब्त कर लिया। तो वो जो डॉक्यूमेंट बना करके भेजेंगे वो भी क्या माना जाएगा कि अन्वेषण के दौरान साक्ष्य था, तो उसको भी साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कह रहा है तीसरा क्लॉज, अगर वो डॉक्यूमेंट वगैरह बना के भेज देता है कि ये इनके पास पाया गया और ये सारी चीजें न्यायालय के अभी रखी हुई है, तो इस तरीके का जो साक्ष्य होगा, इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट होगा उसको भी साक्ष्य में पढ़ा जाएगा और ऐसे ही माना जाएगा कि वो अन्वेषण का एक हिस्सा है। इसी का उल्टा देखिए 166 बी है। 166 बी क्या है, इसी का उल्टा है। ये क्या कहता है, देखिए ये भारत के, ये कह रहा है भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण करने के लिए न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, ये विदेश के लोग, विदेश का जो न्यायालय है वो भारत को अनुरोध पत्र भेज रहा है, भारत के न्यायालय को अनुरोध पत्र, ये भारत के न्यायालय को क्या है, अनुरोध पत्र है। ये देखिए इसमें भी वही प्रक्रिया है, थोड़ा उल्टा है। थोड़ा सा देखिए पहला क्या कहता है, इसमें पहला कहता है भारत के बाहर किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय प्राधिकारी से जो उस देश या स्थान में अन्वेषणाधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र भेजने के लिए सक्षम है, अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर केंद्र सरकार यदि वह उचित समझे तो क्या कर रहा है, पहला है उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिससे वह इस निमित्त नियुक्त करे अग्रेसित कर सकेगा, जो तब उस व्यक्ति को अपने समक्ष समन करेगा तथा उसके कथन को अभिलिखित करेगा या दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करे। तो कुल मिला के इसमें केंद्रीय सरकार का क्या है, पूरा रोल रहता है कि कह रहा है केंद्र सरकार प्राधिकृत कर सकती, कौन कौन मजिस्ट्रेटों को कर सकती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कर सकती है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट, या कुल मिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कर सकती है, न्यायिक मजिस्ट्रेट काय के लिए जो अनुरोध पत्र भेजा गया उसका निराकरण करेंगे ना, जो व्यक्ति की परीक्षा वगैरह करेंगे, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कर सकती है केंद्र सरकार प्राधिकृत, या महानगर मजिस्ट्रेट को या न्यायिक मजिस्ट्रेट, सभी को कर सकती है। महानगर मजिस्ट्रेट को भी कर सकती है या अन्य कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट को चाहे तो उसको भी कर सकती है। तो केंद्र सरकार जिस भी मजिस्ट्रेट को कुल मिला के प्राधिकृत करना चाहे उसको प्राधिकृत कर सकती, काय के लिए, अनुरोध का निपटारा करने की, जो अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ उसका निपटारा करें। उनका निपटारा कैसे करेंगे, जो न्यायालय ने, दूसरे देश के न्यायालय ने आपसे चाहा है वो करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे, तलाशी कराओगे, किसी व्यक्ति की परीक्षा है तो उसकी परीक्षा कराओगे, तो उसी के बारे में कह रहा है। दूसरा कैसा, उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा जो तब उसी रीति से अपराध का अन्वेषण करेगा, मानो वह अपराध भारत में। या फिर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, या तो इनसे करा सकती है, मजिस्ट्रेटों को दे सकती है, या अन्वेषण भी करा सकती है। किसी पुलिस अधिकारी से डायरेक्ट केंद्र सरकार चाहे तो उस मामले का क्या करा सकती है, अन्वेषण भी करा सकती है। ये दोनों प्रक्रिया है। या तो मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं कि भैया किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी है, तो परीक्षा कोई तलाशी वगैरह वाली चीज है, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, अब तलाशी लेने मजिस्ट्रेट तो जाएंगे नहीं, तो पुलिस ही जाएगी, तो किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकती है। और वो पुलिस अधिकारी कैसे अन्वेषण करेगा, जैसे कि वो भारत में ही अन्वेषण करता है, जैसे सक्षम अधिकारिता में वो करता है उसी तरीके से क्या करेगा, अन्वेषण करेगा। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है, दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन किए गए या संग्रहित सभी साक्ष्य, उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार संग्रहित चीज यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उस न्यायालय या प्राधिकारी को जिसने उसे अनुरोध भेजा है पारित करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसी रीति में जो केंद्र सरकार उचित समझे अग्रेसित करेगा। तो फिर कुल मिला के ये क्या कर रहा है, भैया जो अन्वेषण वगैरह करिए, ये कर किसे भेज देंगे, केंद्र सरकार को भेज देंगे, और फिर केंद्र सरकार ने जैसे ही उनकी
किया हो क्या व्यवस्था उसको भेजने की, उस हिसाब से फिर क्या करेगी केंद्र सरकार, जिस देश ने अनुरोध किया था उस देश के न्यायालय को क्या करेगी, भिजवा देगी, है ना। जैसा केंद्र सरकार उचित समझे वैसा वो करेगी। तो दोनों में अनुरोध है। जब कोई दूसरे देश की बात आती है तो कुछ नहीं होता, अनुरोध करना पड़ता, रिक्वेस्ट करना पड़ता, क्योंकि वो आपका गुलाम तो है नहीं, आपकी विधि से तो शासित होता नहीं है कि भाई वो आपकी मानने के लिए तैयार हो जाए कि आपने कहा और वो कर दे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो वो तभी करता है जब दो देशों के बीच क्या होती है, संधि होती है, समझौते होते हैं, तभी वो ऐसा करता है। सरकारें करती हैं इसमें, तो पूरा रोल कुल मिला के सरकारों का ही रहता है। इस तरीके के जो मामले होते हैं उसमें केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और उसमें भी सरकार रिक्वेस्ट भी कब कर सकते हैं, जब संधि होती है तो, बगैर संधि के तो आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, है ना। देखिए अब 167 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका रिमांड के बारे में है। 167 सेक्शन 167 ये याद रखना है आपको, 167 ध्यान से पढ़ना है इसको। ये क्या है, रिमांड है, रिमांड के बारे में है। तो रिमांड से संबंधित है, इसमें रिमांड भी कहते हैं, ये कहता है जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया। ये वाली बात कब लागू होती है, जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं होता। तो रिमांड कब लेते हैं आप, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता, तभी तो रिमांड ली जाती है ना। रिमांड का क्या अर्थ है, रिमांड का अर्थ है कि भाई इसको अभी पुलिस अपने पास रखेगी, पूछताछ करेगी, साक्ष्य एकत्रित करेगी, है ना। उसके लिए पुलिस अधिकारी अपने पास रखने के लिए, पूछताछ के लिए चाहती कि भैया जो भी अभियुक्त है, जो भी व्यक्ति पकड़ा गया है, उसको अपने पास 24 घंटे से तो अधिक पुलिस अपने पास रख नहीं सकती किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए उसे क्या लेना पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति यानी रिमांड लेनी पड़ती है। तो वो उस रिमांड के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है सेक्शन, कहता है जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है, और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तला दृढ़ आधार पर है, तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा, और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। पहली तो ये प्रक्रिया कह रहा है कि ये जब 24 घंटे के भीतर, ये पहली बात कह रहा है कि धारा 57 में 24 घंटे ही है, 24 घंटे में किसी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। तो ये कह रहा है कि भाई 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं हो चुका है, और जो सूचना मिली जो अपराधी के बारे में, कैसी है, पुख्ता सूचना है, उनको लगता है कि नहीं बिल्कुल अपराध तो हुआ है, पुख्ता सूचना है बिल्कुल। तो ये पुलिस अधिकारी क्या चाहता है कि भाई इसको आगे भी क्या कर रखा जाए, इससे आगे भी पूछताछ की जाए। तो ये कह रहा है कि मामले का भारसाधक पुलिस अधिकारी या फिर उप निरीक्षक से नीचे का नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। तो मामले का भारसाधक हो सकता है और उप निरीक्षक से नीचे का नहीं होना चाहिए। पुलिस अधिकारी किसके पास जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। न्यायिक, ये याद रखना है, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास क्या भेजेगा, मामले से संबंधित जो डायरी होती है, मामले डायरी सहित भेजेगा, मामले से संबंधित डायरी वगैरह होती है वो, और क्या कह रहा है, साथ में अभियुक्त उसको भी भेजा जाएगा, जिसको पकड़ा गया है मामले से संबंधित प्रतिलिपि भेजेगा, और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को, तो अभियुक्त को भी भेजेगा। क्या कह रहा है, मामले से संबंधित डायरी भेजेगा और साथ में अभियुक्त को भी कहाँ भेजेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, इन दोनों को भेजेगा। किस लिए, तभी तो मजिस्ट्रेट देगा इनको रिमांड, देखेगा कहीं भैया है कि नहीं। तो ये कह रहा है मामले से संबंधित जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या करेगा कि मामले से संबंधित डायरी और जो अभियुक्त है उसको भेजेगा। किस लिए भेजेगा, रिमांड के लिए। आगे पढ़ेंगे रिमांड, दूसरा देखिए क्या कहता है। तो पहला तो इतना ही कह रहा है कि भैया ये जो भी पुख्ता जानकारी अगर इसे लगती है तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास रिमांड लेने के लिए जो पुलिस अधिकारी है अन्वेषण कर रहा है, लेकिन किस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का नहीं होना चाहिए। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास मामले से संबंधित जो भी डायरी होती है जिसमें जो लिखते हैं घटना को, वो और अभियुक्त को दोनों को क्या करेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। दूसरा कहता है वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उसे मामले में विचारण की उसे अधिकारता हो या ना हो, अभियुक्त का ऐसे अभिरक्षा में जैसा वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक ना होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। तथा यदि उस मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारता नहीं है और वो
वह अधिक निरोध रखना उसके विचार के लिए अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसे अधिकारता भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। अब ये क्या कह रहा है इसमें, जी रिमांड के लिए भी ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट रिमांड लेने, केवल रिमांड लेने गए हैं आप तो उसके लिए मजिस्ट्रेट को क्या हो, कोई अधिकारता वगैरह हो। तो ऐसा नहीं है, रिमांड तो कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है, चाहे उस मामले में अधिकारता हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहा है कि जब कोई पुलिस अधिकारी उसके पास रिमांड लेने के लिए किसी अभियुक्त या व्यक्ति को लेकर आता है तो वो क्या कर सकता है, पुलिस मजिस्ट्रेट जैसा भी वो ठीक समझे, अगर उसे लगता है तो कितनी, ये याद रखना है 15 दिन से अनधिक, मतलब अधिकतम है 15 दिन। समय समय पर, दो शब्द एक और आया है, समय समय पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इकट्ठी 15 दिन की रिमांड नहीं देगा। जैसे 7 दिन की दे दिया है, फिर उसके बाद 6 दिन की दे देगा, 7 7 14 15, तो इस तरीके से दे देगा, 8 दिन की दे देगा, या 3 3 दिन करके दे देगा, जैसा वो चीज समझे, 4 4 दिन की दे देगा, है ना, इस तरीके से देगा। लेकिन एकदम से 15 दिन की इकट्ठी नहीं देगा कि पूरी 15 दिन की एक बार में पुलिस वाले गए और 15 दिन की उसने दे दी, तो इस तरीके से वो रिमांड नहीं देगा। समय समय पर का अर्थ है कि पुलिस वालों ने 10 दिन की रिमांड, 10 15 दिन है तो 10 दिन की रिमांड मांगी, इसने 5 ही दिन की दे दी कि चलिए 5 दिन की दे दें या 3 दिन की देते हैं अभी, उसके बाद फिर जब 3 दिन में नहीं हो पाएगा तो फिर आओगे तो फिर 3 दिन और बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से रिमांड देगा, ऐसा नहीं कि पूरे 15 दिन है तो एक बार में 15 दे देगा लपेटे में, इस तरीके से नहीं देगा, थोड़ी थोड़ी करके देगा। अधिकतम 15 दिन है, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। पुलिस रिमांड अधिकतम कितनी होती है, कौन सी रिमांड है, पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड की बात कह रहा है, यानी पुलिस जब लॉकअप में रख के इनसे पूछताछ करेगी उसको कहते हैं पुलिस रिमांड, है ना। तो लॉकअप की बात कह रहा है, तो पुलिस लॉकअप में कितना रख सकती है, वो भी मजिस्ट्रेट की अनुमति से 15 दिन। 15 दिन से अधिक लॉकअप में नहीं रखा जा सकता, थाने में नहीं रखा जा सकता। सादा सीधी देहाती भाषा में समझिए कि 15 दिन से अधिक किसी व्यक्ति को थाने में नहीं रखा जा सकता, वो भी मजिस्ट्रेट की अनुमति से। 15 दिन भी रखा जा सकता है, लेकिन कब, मजिस्ट्रेट की अनुमति से। इसके अलावा ये कह रहा है कि अगर जो मामले का विचारण करने के लिए सुपुर्द करने की अधिकारता नहीं है, इसमें लिखा 15 दिन से अधिक ना होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है, तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना है, अगर कोई मजिस्ट्रेट है जैसे मामले को सुपुर्द करने की भी अधिकारता नहीं है इसमें लिख रहा है, और अगर उसको लगता है कि इस व्यक्ति को अधिक निरुद्ध रखा जाना, और भी ज्यादा निरुद्ध रखा जाना चाहिए, अधिक, तो ये मजिस्ट्रेट साहब जिनको अधिकारता नहीं, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट है उसके पास ये क्या कर देंगे, मामले को भेज देंगे। अगर इनको अधिकारता नहीं और इनको लगता है कि इसको लंबे टाइम के लिए क्या करा जाना चाहिए, इसको और भी आगे रखा जाना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे जी सक्षम अधिकारता वाले मजिस्ट्रेट के पास इसको भेज देंगे। आप कहोगे कि लंबे समय तक रखा जाए, हाँ पुलिस रिमांड की बात तो 15 ही दिन तक है, लेकिन फिर भी कभी बात ऐसी स्थिति होती है कि उससे ज्यादा रखना है, तो उसके बाद जो अभिरक्षा होगी वो पुलिस अभिरक्षा ना होगी, न्यायिक अभिरक्षा होगी। तो फिर न्यायिक अभिरक्षा होगी तो वो कौन करेगा, फिर तो वो सक्षम अधिकारता वाला मजिस्ट्रेट ही करेगा, है ना। तो पुलिस रिमांड तो 15 दिन की है, वो कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन अगर 15 दिन से भी आगे रखना है, इसका मतलब है कि इनको 60 दिन और 90 दिन वाली जो बात आएगी तो वो न्यायिक अभिरक्षा होगी। तो न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए क्या कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट भेज पाएगा जिसको अधिकारता है मामले के संज्ञान की। न्यायिक अभिरक्षा में कौन भेजेगा, जो मजिस्ट्रेट सक्षम होगा। अब ये तो सक्षम ही नहीं है, जन मामले को अंतरित करने के लिए भी सक्षम है, तो ये पुलिस रिमांड तो दे सकते हैं लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में नहीं भेज पाएंगे, तो इसमें आगे इसीलिए लिखा है। तो ये मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सक्षम अधिकारता वाले मजिस्ट्रेट के पास मामले को भेज देंगे। जब कब भेजेंगे, जब उनको लगता है कि 15 दिन से और ज्यादा भी इनकी होनी चाहिए रिमांड, ठीक है, तो उसके बारे में कहता है। इसमें पहला कहता है, देखिए एक तीसरे में, तीसरा नहीं है अभी, दूसरे ही है, दूसरे का परंतु है, दूसरे का परंतु है। ये देखिए ये क्या कहता है, पहला ए, मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन से 15 दिन की अवधि के आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैराग्राफ के अधीन अभिरक्षा में निरोध, पहला लिखा है, ये कह रहा है कब कर सकता है, अगर ये लिखा है मजिस्ट्रेट को अगर पुलिस रक्षा में अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे भी प्राधिकृत कर सकता है। ये क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट चाहे तो 15 दिन से अधिक का निरोध भी प्राधिकृत, निरोध लिखा है, क्या कर सकता है,
प्राधिकृत कर सकता, लेकिन शर्तें हैं कि कौन कौन किस अवस्था में देगा। देखिए पहला कहता है कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तो कह रहा है 90 दिन, पहला तो कह रहा है कि नहीं 90 दिन, ये 90 दिन कब कौन से मामलों में देगा, जब मृत्यु दंड, आजीवन कारावास की सजा है। मृत्यु दंड की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, आजीवन, तो आजीवन अकेला लिख दिया है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष, 10 वर्ष से अन्यून, मतलब 10 वर्ष कम से कम इसमें है, अन्यून इससे कम नहीं है। तो इन मामलों में या 10 ही वर्ष याद रखिए, तो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के जो मामले हैं उनमें कितना अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है निरोध में रखने के लिए, 90 दिन। दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रही है, 60 दिन की कह रही है। तो 60 दिन कब करता है, 10 वर्ष से कम। कुल मिलाकर 60 दिन से अनधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है। तो अन्य अपराधों के मामले में कह रहा है कितना कर सकता है, 60 दिन। मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के जो मामले उनमें 90 दिन के लिए निरोध कर सकता है, और अन्य मामलों में कितने दिन के लिए निरोध प्राधिकृत कर सकता है, 60 दिन। देखिए आगे देखिए, और यथा स्थिति 90 या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है, उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और वह यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो 90 दिन और 60 दिन की अवधि पूरी हो जाती है, क्या कह रहा है, 90 दिन और 60 दिन की अवधि पूरी हो गई है, 60 दिन से जेल में है या जैसा भी मामला हो, या 90 दिन से जेल में है और पुलिस अधिकारी मान लो अन्वेषण कर रहे हैं, चालान ही नहीं पेश किया, 90 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, तो ये अधिकारी हो जाता है काय का, जमानत का। ये व्यक्ति काय का अधिकारी हो जाता है, फिर जमानत का अधिकारी हो जाता है। 60 दिन या 90 दिन में भी पुलिस अधिकारी अपना अन्वेषण पूरा नहीं कर पाए, जो जेल में ही है तब से, तो ये कह रहा है कि इनको जमानत दे दी जाएगी अगर ये जमानत देने को तैयार है, भरने को तैयार है ऐसे व्यक्ति। वो बात अलग है कि आप जमानत तो देने को तैयार है लेकिन ये जमानत ही नहीं भर रहे, तो थोड़ी ना न्यायालय छोड़ेगा। अगर ये जमानत भरने को तैयार है और 60 और 90 दिन में भी अगर अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है, तो क्या कर दिया जाएगा, इन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। और ऐसे ही जैसे जमानत के संबंधी जो अध्याय 33 है उसके प्रोविजन यहाँ भी लागू होंगे। तो इनको कब छोड़ दिया जाएगा, जब 90 दिन और 60 दिन और 90 दिन में अन्वेषण पूरा नहीं किया पुलिस अधिकारी ने, अन्वेषण पूरा करा ही नहीं है, ना ही चालान पेश किया, तो क्या करा जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा। कहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा अगर ये जमानत भरने को तैयार है। एक बात और याद में रखना है कि जो 15 दिन की अवधि है वो पुलिस रिमांड कहलाती है, और 15 दिन के बाद की जो निरोध की अवधि होती है वो न्यायिक अभिरक्षा कहलाती है। वो कौन सी अभिरक्षा है जी, न्यायिक। यानी 15 दिन के बाद अगर निरोध करता है न्यायालय तो इन्हें कहाँ भेजा जाएगा, इन्हें थाने नहीं भेजा जाएगा, इन्हें कहाँ भेजा जाएगा, इन्हें जेल भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाता है, जेल। तो ये 90 दिन 60 दिन जेल में रहेंगे, है ना। जेल में इसी रहेंगे कि पुलिस वालों को लग रहा है कि भाई जो मामले को बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इनकी पूछताछ कर सकते हैं, जेल में जाके कर सकते हैं, लेकिन ये जेल में रहेंगे। जब भी पुलिस वाले को पूछताछ करनी वो जेल में जाके पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे। कब रहेंगे, 15 दिन के बाद भी अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि नहीं भैया इनको निरोध कर, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, तो मजिस्ट्रेट को भी ठीक लगता है कि नहीं इनको निरोध में रखना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को वो निरोध में प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन कहाँ भेजेगा, जेल में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 15 दिन तक की जो अवधि होती है वो पुलिस अभिरक्षा होती है। क्वेश्चन आता है कि पुलिस अभिरक्षा अधिकतम कितने दिन की हो सकती है, तो पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिन की होती है, ये याद रखेंगे आप। पुलिस अभिरक्षा अधिकतम कितने दिन की होती है, 15 ही दिन की होती है, इससे ऊपर नहीं होती। तो क्वेश्चन एक जे बनता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि न्यायिक अपेक्षा अधिकतम कितनी होती है, तो ये 90 दिन। आपने देखा ये जैसी भी स्थिति हो तो 90 दिन अधिकतम होती है। अधिकतम अगर पूछता है तो 90 दिन। फिर वो मामले के हिसाब पे डिपेंड करती है कि मृत्यु, आजीवन कारावास 10 वर्ष है तो 90 दिन होती है, और अन्य मामले में 60 दिन होती है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष तक के जो मामले हैं उसमें कितनी होती है निरोध की अवधि, 90 दिन, और अन्य मामलों में निरोध की अवधि कितनी होती है, 60 दिन। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बनते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो तीनों क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सेक्शन पे बनते ही बनता है ना, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। न्यायिक अभिरक्षा कौन है, कौन दे सकता है, ये आगे आता है क्वेश्चन कि भैया
रिमांड कौन स्वीकृत कर सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है इस पे भैया, आगे पढ़ेंगे, पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर देखेंगे भैया रिमांड को कौन प्राधिकृत कर सकता है। ये कहता है भाई न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यपालक दोनों कर सकते हैं, आगे कार्यपालक भी कर सकता है, उसको थोड़ा कम पावर है लेकिन वो भी कर देता है, तो रिमांड वो भी दे देता है, आगे आएंगे इसमें जुड़ा हुआ है। तो रिमांड प्राधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कर देते हैं, कार्यपालक भी कर देते हैं, अपनी अपनी जितनी उनकी अधिकार था उसके अनुसार। आगे पढ़ेंगे इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन ये चूंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिन तक ही दे सकते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट केवल 7 दिन तक ही दे पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे लिखा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई कई गाइडों में लिखा है केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट, केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, पीछे संशोधन जुड़ा है, देखेंगे उसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी रिमांड स्वीकृत कर सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी पुलिस वाले जाके रिमांड ले आते हैं, एसडीएम के यहाँ चले गए, किसी भी के यहाँ चले जाते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, और वो रिमांड स्वीकृत कर सकता है, लेकिन वो कितनी कर सकता है, 7 दिन तक की। आगे इसको अपन पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि 15 दिन तक पुलिस रिमांड होती है, उसके बाद जो भी रिमांड होती है वो न्यायिक अभिरक्षा कहलाती है। देखिए इसके बाद बी देखिए, इसका बी कहता है कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त के निरोध को तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को उसके समक्ष प्रथम बात सशरीर पश्चातवर्ती प्रत्येक दशा पर जब तक कि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता उपस्थित नहीं कर दिया जाता है, किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के सशरीर अथवा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा निरोध को और बढ़ा सकेगा। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया मजिस्ट्रेट साहब कभी तब तक रिमांड नहीं देंगे जब तक सशरीर, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया उसको सशरीर लाया जाए। एक मिनट, क्या कह रहा है, कहाँ था कौन सा पढ़ना, दूसरा, जब कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक सशरीर, देखिए सशरीर का अर्थ है मतलब उसको प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा, तभी मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा, रिमांड स्वीकृत करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये भी याद रखना है, सशरीर देखेगा कि भैया कहाँ है व्यक्ति, रिमांड दे रहे हैं, पता बड़ा व्यक्ति का तो पता ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट तभी देगा जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने, इसीलिए लिखा है ना कि लेके आता है, वो दस्तावेज भी लेके आता है, डायरी लेके आता है और अभियुक्त को भी लेके आता है, तो सशरीर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना पड़ेगा तभी वो रिमांड प्राधिकृत करेगा। लेकिन आगे अगर रिमांड बढ़ाने की बात है तो वीडियो वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह जो हो जाती है उसको देखकर भी मजिस्ट्रेट रिमांड बढ़ा सकता है। वीडियो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होने लगी ना, तो वीडियो देखकर भी रिमांड बढ़ा सकते हैं। रिमांड बढ़ाने के लिए तो वो वीडियो देखकर भी, अगर रिमांड बढ़वाने पुलिस वाले आए हैं पहले, तो क्या कर सकता है, वो वीडियो देखकर रिमांड बढ़ा सकता है, वीडियो में देख लेगा कि हाँ ठीक ठाक है कि नहीं है, तो वो उसकी रिमांड को बढ़ा सकता है। प्रथम बार सशरीर तथा पश्चातवर्ती प्रत्येक दशा में, तो प्रथम बार तो उसको लाना ही पड़ेगा, पहली बार तो ये कह रहा है कि भैया लाना ही पड़ेगा, उसके बाद दूसरी तीसरी बार जो भी रिमांडे बढ़ाने की बात आ जाएंगी फिर, तो जब रिमांड बढ़ाने की बात आएंगी तो फिर वीडियो के माध्यम से देख करके भी मजिस्ट्रेट चाहे तो उसकी रिमांड को बढ़ा सकता है। तीसरा इसमें देखिए सी क्या कहता है, सी कहता है कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त नहीं किया गया है पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत ना करेगा। तो ये याद रखेंगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता अगर जब तक कि वो हाई कोर्ट द्वारा विशेष रूप से सशक्त ना किया जाए, किसके द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, ये तो आप जानते हैं, हाई कोर्ट द्वारा अगर सशक्त नहीं किया गया है कोई, स्पेशली सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है अगर वो हाई कोर्ट द्वारा सशक्त कर दिया जाता है, तो अगर वो सशक्त नहीं किया है, होते नहीं है, तो स्पेशली हाई कोर्ट का पावर होगा, हाई कोर्ट उनको सशक्त कर सकता है। तो ये याद रखना कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट रिमांड नहीं दे सकते। क्वेश्चन ये भी आता है क्या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट रिमांड प्राधिकृत कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये याद रखना कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट रिमांड प्राधिकृत नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जिसको हाई कोर्ट ने प्राधिकृत कर रखा हो, क्या रिमांड प्राधिकृत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें लिखा है। तो हाई कोर्ट द्वारा अगर प्राधिकृत है तो कर देगा, वैसे सामान्यतः नहीं कर सकते, ठीक है, इतना याद रखना। स्पष्टीकरण छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। अब समाप्ति करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता। इसमें लिखा है शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि पैराग्राफ मैंने पहले ही बताया था कि जब 60 और 90 दिन की बात कह रहा है कि शंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिख दिया है कि अगर आपको 60 दिन और 90 दिन के बाद आप जमानत तो पा सकते हो, जमानत का राइट है आपका, लेकिन अगर आप जमानत भरोगे ही नहीं तो थोड़ी ना छोड़ा जाएगा। तो शंकाओं को दूर करने के लिए जो स्पष्टीकरण यही कह रहा है कि जब तक आपको जेल में रखा जाएगा जब तक आप जमानत नहीं भर देते, तो आपकी जमानत का राइट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जमानत भरो ही नहीं और छोड़ दिया जाए। तो जो भी जमानत आपसे भरवाई जाएगी अगर आप वो जमानत भर देते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, और नहीं भरते तो फिर आपको जेल में रखा जाएगा, भले ही 60 दिन हो जाए, 90 दिन हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, अगर आप जमानत नहीं भरते तो फिर आपको जेल में रखा जाएगा।
स्पष्टीकरण 2 कहता है, यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि खंड ख में अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर के साबित किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से अभियुक्त व्यक्ति की पेशी के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने का आदेश साबित किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि भैया मजिस्ट्रेट के सामने आया था, नहीं आया था, तो जो अभियुक्त से साइन कराए जाते हैं उसके आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हुआ था। दूसरा, जिस न्यायालय में उसका विचारण चल रहा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के माध्यम से भी पुष्टि कर सकता है कि ये व्यक्ति सच ही मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुआ था कि नहीं हुआ था, कि वैसे ही इन्होंने रिमांड कर दिया। 2A और इसमें देखिए 2A क्या कहता है, 2A क्या कहता है, उपधारा 1 या उपधारा 2, उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी यदि उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ना मिल सके वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों को एक प्रति भेजेगा, साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे अभिरक्षा में निरोध जैसा वह ठीक समझे ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक की नहीं होगी, और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध किए जाने के लिए ऐसा मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा किया गया हो जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है। उस दशा में नहीं जिसमें निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है, और जहां ऐसा आगे और निरोध के लिए प्रादेश किया जाता है वहां वह अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति उस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निर्देश के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, उपधारा 2 के परंतु के पैरा का में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी, परंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टियां सहित जो यथास्थिति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा उससे भेजी गई थी निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो ये कह रहा है कि भैया कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि भाई न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ भी कोई बात लिखी, कोई भी अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी किस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उपनिरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं होना चाहिए। तो अगर वो लगता है कि उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जिनको किसकी शक्तियां प्राप्त है, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी क्या है, पालक मजिस्ट्रेट कौन सी शक्ति है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की, न्यायिक मजिस्ट्रेट में भी कौन कौन से मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की, ऐसा न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है वो भी रिमांड को प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि कितने दिन के लिए कर सकता है, 7 दिन के लिए। ये कितने दिन के लिए करेगा रिमांड, जैसा वो न्यायिक मजिस्ट्रेट करते हैं सेम, बस इतना याद रखना है कि ये 7 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, रिमांड को प्राधिकृत कर सकते हैं। और इसके बाद ये क्या करेंगे, अगर मामला ज्यादा 7 दिन से अधिक, 7 दिन के बाद क्या करा जाएगा, उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति की 7 दिन के बाद भी इनको क्या करना है, किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करके रखना, तो फिर सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, संबंधित मामले से संबंधित जो भी डायरी वगैरह है जो पुलिस अधिकारी ने इनको सौंपी थी, किसको भेजेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। ये किसको भेज देगा, जो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है जिसको अधिकारिता है मामले का विचारण करने के लिए। तो मामले से संबंधित सभी दस्तावेज वगैरह है, जो डायरी वगैरह है, सब किसके पास भेज देगा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। फिर ये आगे डिसाइड करेगा कि रिमांड बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो इतना याद रखना है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, 7 दिन तक का क्या दे सकता है, रिमांड प्राधिकृत कर सकता है। परंतु दूसरा और है कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के मामले प्रति प्रेषण गृह मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत किया जाएगा। ये भी याद रखेंगे। दूसरा के जो महिला है, अगर उनके लिए अगर रिमांड दिया जाता है 18 वर्ष से कम आयु की कोई स्त्री के मामले में, ऐसी स्त्री जो 18 वर्ष से कम आयु की, तो इनको फिर पुलिस रिमांड में नहीं भेजा जाएगा। इनको कहाँ भेजा जाएगा, प्रति प्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त कोई सामाजिक संस्था वगैरह जो होती है वहां इनको भेजा जाएगा। तो इनको अगर कोई 18 साल से कम की महिला उसका रिमांड के लिए पुलिस वाले आते हैं तो फिर इन्हें थाने में नहीं भेजा जाता है, कुल मिलाते हैं इन्हें कहाँ भेजा जाएगा, प्रति प्रेषण गृह जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जहाँ रखा जाता है महिलाओं को, वहां भेजा जाएगा।
या फिर कोई मान्यता प्राप्त कोई संस्थाएं वगैरह होती है तो वहां इनको भेजा जाएगा जब किसी महिला की डिमांड की बात है। कौन सी महिला? जो 18 साल से कम की है, 18 साल या इससे कम, दोनों 18 साल की भी आ जाएगी। तीसरा देखिए क्या कहता है, इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में अनुरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा। ये तो जानते ही हैं आप, कोई भी मजिस्ट्रेट अगर रिमांड देता है तो कारण लिखेगा कि किस वजह से वो रिमांड देना उचित समझता है, क्या वजह है, क्या कारण है कि वो रिमांड स्वीकृत कर रहा है, तो अपनी स्वीकृति के क्या करेगा, कारण लिखेगा। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसे आदेश दे अपने आदेश की प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न मतलब इससे नीचे जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो आदेश की प्रति किसको भेजेंगे? इनका हेड कौन होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये क्या करेंगे? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। जो भी नीचे के मजिस्ट्रेट हैं वो एक प्रति किनको भेजेंगे? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। जो भी रिमांड दी है स्वीकृत की, क्योंकि ये हेड है ना डिले का, तो इसको पता होना चाहिए। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या भेजेंगे? मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट है एक तरीके से सीजीएम। तो जो भी नीचे के मजिस्ट्रेट है इसको छोड़ के इसको कहीं नहीं भेजना। अगर ये खुद प्राधिकृत करता तो इसे कहीं नहीं भेजना। और बाकी जो इसके निचले नीचे के जो मजिस्ट्रेट है वो सब के सब जो रिमांड इनने स्वीकृत करी है इनको एक प्रति इनको भी भेजी जाएगी। पांचवा देखिए क्या कह रहा है, यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा। जब तक अन्वेषण करने वाला मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 माह की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखा जाना आवश्यक है। ये कौन से मामले कह रहा है कि यदि समन मामलों के रूप में मजिस्ट्रेट, कौन से मामले? मामला है समन, ऐसे मामले हैं कि जिसमें समन मामले हैं और ये मामले में ये कह रहा है कि भैया 6 माह से अधिक हो गया, 6 माह से ज्यादा हो गया, इन पे अन्वेषण अभी तक चल ही रहा है, तो ये मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अन्वेषण समाप्त करने का आदेश पारित करेगा। क्या करेगा? अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है तो इसमें लिखा है अन्वेषण गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मजिस्ट्रेट अपराध के आगे अन्वेषण रोकने के लिए आदेश करेगा। तो 6 माह तक पहला तो एक सिंपल सा नियम कह रहा है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अन्वेषण को रोक देगा। कौन से मामले? समन मामले और उसमें भी तुम 6 माह से ज्यादा हो गए, आप लगे हो अन्वेषण करने, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अन्वेषण को रोकने का आदेश देगा। हाँ, अगर न्याय हित में है और ये पुलिस वाले समझाते हैं कि मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि नहीं आगे अन्वेषण किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट साहब इनकी बात से सहमत हो जाते हैं कि नहीं वाकई में ठीक है, अन्वेषण अभी आगे और करना चाहिए, तो अनुमति दे सकता है। सामान्यतः तो वो क्या करेगा? 6 माह के बाद अन्वेषण बंद समाप्त करने की आदेश पारित करेगा। तो ये भी याद रखना है कि समन मामले में कब मना कर देगा अन्वेषण करने से? 6 माह के बाद कह देगा कि भैया आपको ये आगे अन्वेषण करने की जरूरत नहीं। लास्ट और देखिए इसमें क्या कहता है, लास्ट कहता है यदि उपधारा 5 के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है, वहां यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन दिए जाने पर अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह उपधारा 5 के अधीन दिए गए आदेश को रद्द कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो भी निर्दिष्ट करे अपराध आगे अन्वेषण किया जाए। तो ये कह रहा है कि भैया जब मजिस्ट्रेट ने आदेश निरस्त कर दिया, अब सेशन न्यायालय के समक्ष मामला जाता है इसका, तो सेशन न्यायालय को अगर लगता है कि भैया आगे अन्वेषण किया जाना चाहिए तो ये मजिस्ट्रेट का जो आदेश रद्द करने का था, अन्वेषण को, कौन सा आदेश? अन्वेषण का जो आदेश था उसको रद्द करने का आदेश था, उसको सेशन न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, यानी कि ये आगे अन्वेषण की अनुमति दे सकते हैं। कैसे? जमानत के अधीन, कि भैया इनको जमानत दे तो बाकी जो अन्वेषण चलता रहेगा, इनको जमानत की शर्तों के अधीन क्या कर सकता है? वो अन्वेषण जारी रखने की अनुमति दे सकता है। जमानत वगैरह दे दी जाए को क्या कर दिया जाएगा? जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो है अन्वेषण क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। इसमें बस इतना ही है, काफी बड़ा था लेकिन अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप घर पे थोड़ा सा पढ़ना है, इसको 167 को स्पेशली थोड़ा सा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा एक आध बार।